हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, आज हम यहाँ पर यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईआईटी के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर बनते हैं। मैं आपको हर बार नहीं बोलता, मगर इस टॉपिक में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हो तो आप प्लीज़ इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। इसमें हमने यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस बताया है, जो कि आईआईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में भी, और लास्ट में लिमिटेशंस भी बता रखी हैं, उसको बिना पढ़े मत चले जाना। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, चलेगा, मगर पढ़ना आपको पूरा ही है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने लास्ट टाइम 25 डायमेंशंस हमने निकाल रखे थे अलग अलग क्वांटिटीज़ के, जिसमें हमने 25 के अंदर भी अगर हम बात करें तो वो लगभग 30-40 होंगे शायद, है ना। हमने बहुत सारे रिलेट कर दिए थे, एक के सेट के अंदर ही एक साथ 3-3, 4-4 को एक साथ ही हमने, जिसके डायमेंशन सेम थे, हमने उसको लाइन से लिख दिया था, है ना। और जिसमें हमने जो लास्ट में पढ़ाया था, जो सीधे सीधे आईआईटी के और नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको वो तो याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। उनके डायमेंशंस आपको 2 मिनट में, पल भर में निकलना आना चाहिए। समझ में आया? जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट थे, हमने जो बोल रखा था कि फोर्स और वर्क डन का, है ना, ये तो आपको याद ही रखना है। फोर्स का आपको याद होना ज़रूरी है ना। फोर्स, मोमेंटम और वर्क डन, ये हम अगर मैकेनिक्स में बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लीनियर मोमेंटम, फोर्स और वर्क डन का, ठीक है। अच्छा, वर्क डन का मतलब होगा वर्क डन, एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब का डायमेंशन सेम था। याद आया? हमने लास्ट टाइम पढ़ा रखा है। उसके बाद अगर बात करें तो जो लास्ट एंड में हमने जो पढ़ा रखे थे उसका सुनना। हमने पढ़ा रखा था एच का डायमेंशन, जी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन, के का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन और ईटा का डायमेंशन। हमने इन सब को भी लिया था लास्ट में, जिसमें मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो तीनों है ना, इनके ऊपर तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं इसी के ऊपर, अभी अभी रिसेंटली बोल रहे हैं हम। ठीक है, 2019, 2018, 17, 20, इन सब पे याद रखना। HGC ये आईआईटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आईआईटी और नीट आजकल इसी से क्वेश्चन बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। और एक बात और जान लो, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एल को जो मैंने बनाया है वो है एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ये हमने बताया था पिछली बार भी, है ना। मगर आप इस बार ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हमें ये बहुत बार यूज़ होने वाला है। एंगुलर मोमेंटम और एच का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का और एच का डायमेंशन क्या होता है? सेम। और क्या होते हैं दोनों? आप एंगुलर मोमेंटम जानते हैं क्या? MVR, ठीक है। तो अगर आप उससे लिखें तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? MV और R, तो मास ML स्क्वेयर T-1, ये आपके पास डायमेंशन है इसका, है ना। L और H का दोनों का सेम होगा, इतना ध्यान रखना। आज हम यहाँ पर लगभग 15 से 20 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा देखो, इस चीज़ को ना मैं 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ, कि हम इसके यूज़, जो हमें अभी 25 डायमेंशन जो निकाले थे कल लास्ट लेक्चर में, तो उसका भी यूज़ कैसे है, तो ध्यान से समझना। मैं इसको 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ। एक तो होगा आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट के ऊपर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आईआईटी इससे भी क्वेश्चन बनाने लगा है, अभी ये स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अच्छा खासा भी पूछने लगे हैं, तो ये ध्यान रखना। अभी ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख देते हैं। और जो आज के लेक्चर में पढ़ना है, जिसमें अभी तक सबसे ज़्यादा आईआईटी के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, 90% के करीब आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, जो कि क्या है? पहला तो कि आप इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर ले, पहला टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कैसे करते हैं, और दूसरा कि हमें किसी भी फॉर्मूला को डायमेंशनली जनरेट कैसे करना होता है। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा, सबसे। कौन सा? कि हमें किसी भी फॉर्मूला को डायमेंशनली कैसे बनाना होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज। तो हम यहाँ पर आज 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं, टू चेक डायमेंशनली
करेक्ट इक्वेशन, है ना, करेक्ट इक्वेशन। और सेकंड हमें पढ़ना है establish a relation between different physical quantity। ठीक है, आज हमें ये दोनों यहाँ पर पढ़ना है और लास्ट में हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन ये ध्यान रखना, इससे पढ़े बिना मत निकल जाना, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो ठीक है, आज हम ये 3 कवर करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा IIT में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ये ध्यान रखना। और रिसेंटली आजकल इनमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक उठाना है आज, तो अगर हम इधर यहाँ से उठाते हैं तो सबसे पहले अगर हम ले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ आपके सामने, आप ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मैं इसमें पॉइंट लिख देता हूँ और फिर आपको मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये तीनों पॉइंट आपके सामने हैं, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आपको चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली, ठीक है, तो किस तरह से करा जाता है वो आप ध्यान से समझना, ठीक। तो चलिए, सबसे पहली बात कि इफ़ एन इक्वेशन इज करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट डायमेंशनली। अगर कोई भी इक्वेशन दुनिया में करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली भी करेक्ट होना मस्ट है, ज़रूरी ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर दुनिया में कोई भी इक्वेशन परफेक्टली अगर करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक। अब बट ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सच में करेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम बोलें कि v = u + 80 होता है, ये आप सबको पता होगा, है ना, v = u + 80। तो देखो ये वेलोसिटी है, बिल्कुल समझ में आता है, ये भी वेलोसिटी है ना। तो ये अपने पास इसका डायमेंशन LT-1 है, इसका डायमेंशन LT-1 है ना। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगर डायमेंशन LT-1 है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी चीज़ होती है तो हमको पता है कि डायमेंशन सेम होना जरूरी है, तो इसका भी LT-1 होना चाहिए। तो बेटा उसमें ये LT-2 है और ये t है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो LT-1 बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है, सही बात है। तो कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होना मस्ट है, जो किसने अभी फॉलो करा। अब इसका उल्टा देखना कि बट ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, है ना, मैथमेटिकली मे और मे नॉट बी करेक्ट मैथमेटिकली, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर हम ऐसे लिख दे तो 2v इस तरह से लिख दे तो देखो डायमेंशनली तो अभी भी करेक्ट है, मगर मैथमेटिकली ये इक्वेशन गलत हो गई ना। या हम a/2 लिख दे नीचे तो फिर ये गलत हो गई ना इक्वेशन। इसीलिए तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दुनिया में कोई भी इक्वेशन अगर सही है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, और कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट होगी, ठीक है। हमने ये समझ लिया यहाँ से, पहला नंबर का पॉइंट खत्म। दूसरे नंबर के पॉइंट पे आते हैं। क्या बोला है कि 2 टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी और सेम डायमेंशन। आप लोगों ने ये वाला पॉइंट लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था, याद है आपको, है ना। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है कि हम किसी भी 2 टर्म को अगर हम एड या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका डायमेंशन सेम होना मस्ट है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है पहले से। तो ये हो गया और ये हो गया। अब थर्ड देखें ध्यान से, कभी भी हमें अगर एंगल मिले या किसी की पावर मिले या लॉगरिथम के अंदर कोई टर्म लिखा हो या एक्सपोनेंशियल की किसी पावर में लिखा हो या किसी साइन थीटा कोस थीटा के जो भी एंगल के अंदर लिखा हो या कांस्टेंट टर्म की बात करें, ये सभी के सभी डायमेंशन लेस होती हैं। क्या होती है? डायमेंशन लेस। मतलब ये कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। m⁻0 l⁻0 t⁻0 हमें इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका कोई डायमेंशन नहीं है ना, इसीलिए, है ना। क्या बोला हमने? कोई भी एंगल हो, जैसे साइन के अंदर कोई भी एंगल होता है तो फिर भी अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कोई डायमेंशन नहीं होगा। मान लो हमने लिखा वहाँ पर, इसके अंदर लिख दिया अंदर हमने x + l लेंथ, ठीक है। तो AT + l लिख देते हैं अगर जैसे मान लो, है ना, ये छोड़ो, AT + l लिख दिया अगर हमने, तो ये लेंथ है मान लो और ये टाइम है। तो A को कुछ इस तरह से बनना होगा कि इसका डायमेंशन, अच्छा पहली बात तो ये है कि हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंदर जो भी होगा वो डायमेंशन लेस बनना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा ना लिखें, आप ऐसा समझ लें अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो ना, एक्स प्लस बी लिखा हो ना, अगर एक्स प्लस बी लिखा हो ना, तो बी को हम क्या बोलेंगे पता है, बी इज़ अ डायमेंशन लेस। और ए इंटू एक्स को क्या बोलेंगे, ए का इस तरह से डायमेंशन रखेंगे कि एक्स डायमेंशन को कैंसिल आउट कर दे और वो एक नंबर बन जाए। बात समझ में आ रही है क्या? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर भी, लॉग के अंदर भी, पावर किसी की भी हो या एंगल हो या कॉन्स्टेंट टर्म हो, इन सब में क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म बोले तो 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। चलिए, तो अब हमने ये थोड़े से रूल पढ़ लिए हैं, अब हम इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। ये सब आपके सामने क्वेश्चंस सामने हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको याद होना चाहिए लास्ट लेक्चर का सारा की सारा जितना भी पढ़ाया था। डायमेंशन मैंने 25 बताए थे, 25, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर दिया था। आईआईटी के अंदर सीधे सीधे जो उठ के आए थे, है ना, हमने वो बता दिया था। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं वो भी हमने बताए थे। क्या क्या था? एक तो है हमारे पास मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन, और वर्क डन के साथ किस किस का सेम है, वर्क डन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनर्जी, है ना, और टॉर्क, इन सब का डायमेंशन सेम होता है ना। हमने आपको बता रखा था ये इधर से क्या क्या है, टॉर्क है, एनर्जी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसी तरह से फिर एल और एच का डायमेंशन सेम होता है, जो कि कितना होता है बेटा, एल और एच का डायमेंशन कितना होता है, ये रहा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, है ना। अब एच, जी, सी, के, एप्सिलॉन नॉट और ईटा, ये तो हमने बोला था इसको तो बिल्कुल अच्छे से कर ही लो और तुरंत निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही इसका नीट में आया हुआ है शायद 2013 में, है ना, ध्यान रखना। चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, आप पहले तो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप सारे सोल्व करो, आंसर लगा दो और अब देखना सॉल्यूशन, ठीक है। हम बताने जा रहे हैं। इसमें कहा गया विच पेयर हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशन कौन से पेयर है, तो ध्यान से समझना। अभी अभी तो हमने पढ़ा वर्क डन और टॉर्क, अभी जस्ट पीछे पढ़ा, तो ये तो आंसर खत्म हो गया, देखो देखते ही तुरंत खत्म हो गया ये। और बाकी सब देखोगे ना अगर आप, तो अगर आपको 25 डायमेंशन अच्छे से क्लियर हों अगर आपने, तो आपको ये तुरंत कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा। मगर आपको यहाँ पर वैसे भी आंसर बताना था एक ही, तो आपके पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वर्क डन और टॉर्क आपको रटा होना चाहिए था, तो सीधा आपका आंसर लग गया, ठीक है। अब अगर अपन इसका चाहते हैं अगर आप कि आप सर सब निकाल के दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देते हैं। मगर ये ध्यान रखना हमने लास्ट लेक्चर में सारे के सारे निकाल रखे हैं। चलें, इम्पल्स होता क्या है, m इंटू वी, जैसे चेंज इन मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम का डायमेंशन है तो m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो बेटा मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, mlt-1 इसका डायमेंशन, जबकि सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ। चलो देखो एक बार, इम्पल्स का क्या लिखोगे, इम्पल्स का क्या लिखोगे, इम्पल्स का आप लिखेंगे mlt-1, ठीक है। और अगर आप सरफेस टेंशन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स होगा mlt-2 और पान में l, ये हो जाएगा mt-2, ठीक है। तो ये वाला आंसर गलत है। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर लेना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो h के साथ सेम होता है, वर्क डन के साथ नहीं, है ना, ये आपको पता है, अभी भी बताया। ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, एनर्जी और ये यंग मॉड्यूलस, है ना, तो ये गलत है, तो आंसर आएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं दोस्त, है ना। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, विच पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, इनमें से किसके अंदर सेम डायमेंशन नहीं है। चलो देखो, अभी अभी पढ़ा एनर्जी और टॉर्क का सेम डायमेंशन होता है, हटा दो, ये तो सही है। फोर्स और डेल पी का अभी रखते हैं। एल और एच का अभी भी पढ़ा हमने, एल और एच सेम डायमेंशन होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और प्रेशर और यंग मॉड्यूलस का हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि ये दोनों सेम डायमेंशन होते हैं। प्रेशर, यंग मॉड्यूलस और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है, तो ये भी सेम है। मतलब ये आंसर, ये वाला जो होगा ये गलत होगा और यही अपना आंसर होगा कि डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहली बात, प्लैंक कांस्टेंट का जो होता है
वो एंगुलर मोमेंटम का होता है, जो कि होता है mlt-1। ये हमने पढ़ा था अभी, mlt था या ml² था, एक बार देखिए जल्दी से क्या निकाला था अभी हमने, ml²t-1 था। ठीक है, चलिए तो ml²t-1 और इजीली निकाल भी सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ml²t-1 ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा, तो वो जो एनर्जी का होता है। ठीक है, तो ml²t-2, अगर इन दोनों का रेशियो ले लें तो l² कट जाएंगे, तो t-1 और t-2, तो ऊपर आ जाएगा t। तो आंसर होगा टाइम का डायमेंशन, मतलब फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ h इक्वल्स, h का डायमेंशन किसके बराबर होता है, तो अभी अभी हमने बनाया ना, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है वो, तो h और l है ना, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, तो आंसर ये सीधे खत्म हो गया। देखा, आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन सीधे IIT इन सब में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी नीट का आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये सीधे सीधे यूज़ हो गया है ना रिजल्ट। इसको देखो जरा, विच सेट हैव डिफरेंट डायमेंशन, इनमें से कौन सा सेट डिफरेंट डायमेंशन पर है, देखो जरा। प्रेशर, यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस, मैंने अभी बताया वो सेम होते हैं, तो ये तो करेक्ट है, डिफरेंट नहीं है, सेम डायमेंशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात एक ही है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल ही। हीट, वर्क डन, एनर्जी, ये सब एनर्जी की यूनिट है, तो ये भी सेम है। और इसकी बात करें, जाहिर सी बात है, अगर तीन सेम है तो ये वाला लास्ट वाला आंसर होने के लिए डिफरेंट होना भी चाहिए, तो आंसर तो 4 होगा। और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q×D होता है, आप चेक कर सकते हैं इससे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये सब जो चीज़ें हैं आप 12th में आते ही सीख भी जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसके अब आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा उठाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ये पूछा गया कि v = AT + B/T + C। उन्होंने बोला कि बताओ बेटा ABC का डायमेंशन क्या है। क्या पूछा, A, B और C का डायमेंशन क्या है। सॉल्व करके देखो जरा। v मतलब वेलोसिटी है, T मतलब टाइम है। ठीक है, तो अब बताओ ABC का डायमेंशन क्या है। तो चलो ये क्वेश्चन पहले मैं करके दिखा देता हूँ। बेटा v का डायमेंशन क्या है, LT-1। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, इसलिए LT-1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ आप, ये लिखा है A×T, तो हमने A×T लिख दिया, और ये लिखा है B/में T + C, तो ये टाइम का डायमेंशन और ये C। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, बेटा जो T का डायमेंशन है और ये एडिशन में है, अगर एडिशन में तो डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है, तो डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है, तो C का डायमेंशन वही होना चाहिए जो T का है, मतलब C का आ जाएगा डायमेंशन ओनली T। अब बताओ अगर AT की बात करें तो इस चीज़ का वही डायमेंशन होना चाहिए जो इस चीज़ का है, तो जो AT का डायमेंशन है क्या वो LT-1 का डायमेंशन होना चाहिए, तो हम A का डायमेंशन क्या बोल देंगे, LT⁻², तो ये आपका A का डायमेंशन आ गया। और अब B की बात करें तो देखो जो इस क्वांटिटी का था, या हम बोले LT-1 का था, वो इस पूरी क्वांटिटी का होना चाहिए ना, तो हम B/में नीचे का पूरे का डायमेंशन T है ओनली, तो ये T हो जाएगा। तो कुछ सॉल्व करेंगे तो T-1 और T मल्टीप्लिकेशन होके कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास B होगा L का डायमेंशन। ये आपका आंसर खत्म। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2006 में, नीट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें इसमें तो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल से। जैसे कि आपको ना एक बार ये पूछा गया था कि P - A/V² और V - B = RT। आपको याद हो तो कल के लेक्चर में 25th नंबर पे हमने PV = nRT के बारे में बता रखा था। ठीक है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करना है आज। तो आप खुद मुझे बताओ, P मतलब प्रेशर है, तो इस पूरे को भी क्या होना चाहिए, प्रेशर, है ना। और ये जो V है ये वॉल्यूम है अभी, है ना। तो अब मुझे बताओ
कि जो डायमेंशन P का है, P का डायमेंशन क्या है सर, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर है ना। तो फोर्स कितना होता है mL/T-2 और एरिया L², तो हमारे पास हो जाएगा mL-1T-2। ये हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन है। तो जो प्रेशर का डायमेंशन है वही तो A/V वॉल्यूम है, तो L³ होता है, तो उसका स्क्वायर L⁻⁶ हो जाएगा। तो हमारे पास A का डायमेंशन बेटा क्या आया, जल्दी से बताइए। तो हमारे पास आ रहा है m L⁻⁶ इंटू L⁻⁴, मतलब L⁻⁵ T⁻⁻²। तो आंसर विल बी दिस, ये एक आ गया। और B का क्या होना चाहिए सर, जो वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम कितना L³ होता है, तो ये आपका डायमेंशन मिल गया, खत्म आंसर। था इजी। अगर आपने कल की चीज़ अच्छे से क्लियर कर रखी है तो बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जो कि पूछा गया था नीट के अंदर, बहुत सिंपल। इसके बाद अपन थोड़ा सा और अच्छे पे आएंगे, पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बताइए। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में क्या बोला है, एक्स जो है वो मीटर है, लेंथ में है, और यहाँ पर आपको बताना है ए और बी का डायमेंशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, चलिए, क्या इस क्वांटिटी का पूरा, इस क्वांटिटी का डायमेंशन यही होना चाहिए और इस क्वांटिटी का डायमेंशन यही होना चाहिए, है ना, और ये लेंथ है। तो क्या b इंटू टी का डायमेंशन लेंथ के बराबर हो तो t को उधर भेजेंगे तो b का डायमेंशन क्या मिलेगा बेटा, L⁻⁻1। सही बात है। और इसी तरह से इसका भी निकाल लो ज़रा, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो ये L है, t इसके नीचे जाएगा, तो L⁻⁻2। ये आपका आंसर खत्म हो गया। कितना आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब जरा अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब ये है कि बताइए ज़रा कि EH/m⁵ और g², इसका डायमेंशन क्या होगा। x की वैल्यू बताइए, अब x का डायमेंशन क्या होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा था और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन बताइए आप। ये सिर्फ आपके लिए है, आप जल्दी से सॉल्व करिए। मैं आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। E मतलब हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इन्होंने लिया है शायद एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, ये M मास है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक। आपको ये बताना है सॉल्व करके कि x की वैल्यू क्या होगी, कौन सा डायमेंशन होगा। यहाँ पर बेटा ये q² है चार्ज, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये c मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लास्ट टाइम बता रखा था। तो जल्दी से सॉल्व करिए इससे और इसे, ठीक है। आप अपना आंसर दीजिए और फिर अब हम अपना सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक। तो जो अभी हमने देखा पहला क्या था, EH/m⁵ और g²। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, है ना, क्या काम करते हैं, सबके डायमेंशन लिख दो पहले। चलिए E क्या होता है जल्दी बताओ, एनर्जी मैंने बोली है अगर अभी, तो बेटा एनर्जी क्या होती है mL²T-2, है ना। H का डायमेंशन क्या होगा, अभी अभी हमको याद है mL²T-1 होता है, ये भी अभी हमने देखा था। M तो मास ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो G होगा, है ना, M का तो M ही रहेगा, और जो G होगा G, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है जल्दी से बताइए। तो फोर्स इक्वल टू G m1m2/r², सा आपने पढ़ाया था। G निकालना है तो कैसे, ये है mL⁻² इंटू L² मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 मास से डिवाइड हो गए m² से, mL⁻⁻2, ये आंसर आ जाएगा इसका। एक बार आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है अपने पास, mL⁻2 इसका था, L² का मल्टीप्लाई हुआ तो L³ बना, T⁻⁻2 वैसी रहेगी, और यहाँ पर मास का डिवाइड हो गया, बिल्कुल सही। अब जरा इसमें आए देखें, बताइए E की वैल्यू mL²T-2, दूसरा H की वैल्यू क्या है
एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। m की पावर 5 और g की वैल्यू बोले, g की वैल्यू अपने पास है, उसका स्क्वायर भी करना है ना, ठीक है। m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, उसका स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। तो ज़रा आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें पहले, इसे अपन अच्छे से लिख देते हैं। ऊपर ये हो जाएगा m स्क्वायर l की पावर 4 t की पावर माइनस 3, और अगर नीचे के देखें तो ये हो जाएगा m की पावर, देखिए ये माइनस 2 बनेगा बाहर आएगा तो, और माइनस 2 प्लस 5 मतलब माइनस 3, करेक्ट है ना। ये बनेगा l की पावर 6, और यहाँ ये बनेगा t की पावर माइनस 4। अब जरा इसे सॉल्व करके देखें तो देखिए यहाँ पर ये हो रहा है m की पावर 5, सही है, और ये बनेगा l की पावर 2 माइनस 2, और ये बनेगा t। तो आपके पास डायमेंशन जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ये आ गया आंसर। आसान है यार सॉल्व करना, तरीका यही होता है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। जैसे इसके बाद वाला जो हमने दिया था अभी, क्या बोला हमने, बोला था क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सी। तो सबसे पहले आप निकाल लो q का क्या होता है बेटा, जल्दी से। q का होता है 80, एप्सिलॉन नॉट और c का निकाल लो। c स्पीड है तो lt माइनस 1 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट किस निकालें, तो सुनो हमने बोला था k का निकाल लो, और k का उल्टा एप्सिलॉन नॉट का होता है। तो f इजिकल टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स क्या होगा, जल्दी, फोर्स होगा हमारे पास mlt माइनस 2। तो बताओ mlt माइनस 2 में एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी एम एल क्यूब टी माइनस 2, ठीक है। अब Q1 Q2 से हम डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर और t का स्क्वायर, 80 होता है ना। तो हमारे पास ये जो बन गया है, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो k का जो डायमेंशन आ रहा है ना, k का वो कितना आ रहा है, m एल क्यूब टी माइनस 4 a माइनस 2। तो इसी का उल्टा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। या हम एक काम क्यों ना करते हैं, हम बोले 1/, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है ना, आप बात वही होगी। तो देखो 2 से तो हमें मतलब था भी नहीं, हटा दिया। 1/, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा क्या है, एम एल क्यूब टी माइनस 4 a माइनस 2, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से, q क्या है, a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, और अपान में c क्या है, एल टी माइनस 1। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लो। क्या l ने l को मारा तो ये क्या बन जाएगा आंसर, m l स्क्वायर, l स्क्वायर बचेगा, t माइनस 4 और t स्क्वायर है तो ये बन जाएगा t माइनस का 2, और a स्क्वायर a माइनस स्क्वायर कट जाएंगे तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब मुझे बात बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये किसका डायमेंशन है, बताओ ज़रा। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये क्या एनर्जी का डायमेंशन है कि नहीं, ठीक है, ये एनर्जी का डायमेंशन है बेटा, है ना, ध्यान रखना ये एनर्जी का डायमेंशन है। अगर कभी ऑप्शन मिलते हैं और ऑप्शन में अगर आपके पास आता है कि इनमें से बताओ कौन सा सही है और एक में एनर्जी लिखा है, तो आप एनर्जी में टिक मार देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप बताइए कि v इजिकल टू एक्स पी बाय रो है अगर, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, ये क्वेश्चन है आपके पास। कैसे बताएंगे आप, पहली बात ये वेलोसिटी है, p प्रेशर है, और ये डेंसिटी है, ठीक है। तो जल्दी से आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है, x का डायमेंशन क्या है। अब जो 12th वाले बच्चे होंगे ना, इसको तुरंत देखते ही कर देंगे, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनके लिए एक सीधा फॉर्मूला है ना। हम 11th वाले बच्चे से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर निकाल के देखते हैं। पहले तो अगर हमें x निकालना है तो आपके पास ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू रो अपान में p, ये बन गया हमारे पास। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा है ना, तो v स्क्वायर बन गया ये, तो ये एक्स पी बाय रो बचा, तो रो को ऊपर भेजा और p को नीचे कर दिया सीधे, ठीक है। बताओ बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1 सर, बहुत बढ़िया। चलो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब एल क्यूब नीचे है तो एल की पावर -3 हो जाएगा, सही। चलो प्रेशर,
प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया अभी निकाला था हमने, है ना। तो ये हो गया था ml-1 T-2, ये बोला था हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से डायमेंशन तीनों के आ गए। अब जरा इसे ध्यान से देखना, देखें, इससे पहले लिख देते हैं अच्छे से। ये m बन गया l-3 और ये बनेगा l की पावर 2, तो l की पावर 2 और l की पावर -3, तो ये बनेगा l की पावर -1 और t की पावर -2 और नीचे क्या है ml-1 T-2। देखो ये पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या आ जाएगा m0 l0 t0, मतलब ये हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये आंसर आएगा अपना डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। और जो भी बच्चा 12th में हो तो उसके लिए तो बहुत बाएं हाथ का खेल था, क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, है ना, कि v इक्वल टू गामा p बाय रू, है ना। और ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है अपने पास, गामा एक CP/CV होता है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। देखते ही उसको बन जाना चाहिए था कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें ध्यान से सुनना, और ये रिसेंटली आए हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनते चलना। पहला क्वेश्चन, फटाफट आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपको बताने के लिए बोला है यहाँ पर कि बताइए हाफ एप्सिलॉन नॉट E², इसका डायमेंशन क्या होगा, जल्दी से सोच के बताइए। x इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। वैसे तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हो तो इसको आपको बताने में पल भर लगेगा सिर्फ, है ना, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट पूरा आता हो तो। चले अब हम करके दिखा देते हैं। पहली बात तो ये जो है क्वेश्चन नीट 2010 में पूछा गया है, नीट 2010 में। चलिए बताएं, x इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² करें। पहली बात, जो भी बच्चा 12th में हो तो उसके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल होगा। किस तरह से करेगा, ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² जो होता है वो U/v के बराबर होता है ना, एनर्जी डेंसिटी। खैर हम निकालते हैं ज़रा, देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ये एप्सिलॉन नॉट का था, अब E का, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि फोर्स इजिकल टू Q इंटू ई है, ये हमने पहले बताया था, ठीक है। तो E का स्क्वायर करना मतलब पहले तो हम क्या करें, E निकाल लेते हैं, तो F/Q, और फोर्स का होगा mlt-2 और Q होगा 80। तो अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है, mlt-3 है ना, ये बन जाएगा आपके पास। चलिए अब इसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखो हाफ तो हटा दो, वो तो नंबर है, नंबर से हमें मतलब नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन लेस है। एप्सिलॉन नोड का देखें अगर आप, तो ये बनेगा m-1 l-3 t की पावर 4 और a का स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू क्या है, देखो E का स्क्वायर करना है तो लगे हाथ कर लेते हैं। m की पावर 2 हो जाएगी, l की पावर कितना हो जाएगा 2, t की पावर -6 बनेगा और a की पावर -2 बनेगी। तो देखिए पहले तो a की पावर -2 a की पावर 2 कट गए, ठीक। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर l की पावर -1 बचेगा, क्या बचेगा, l की पावर -1, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो l की पावर -1 m² और m-1, तो ये बचेगा m, ठीक है, एक m कट गया। अब बचा t की पावर 4 और t की पावर -6, तो ये बनेगा t की पावर -2, तो ये हो जाएगा ml-1 t की पावर -2, ये आपका आंसर आएगा। था आसान, ये भी पूछा गया है नीट में, ठीक है। इसी तरह से हमें सोल्व करना होते हैं सारे क्वेश्चंस। चलो और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। एक आया है JEE 2004 में, ठीक है, आप ध्यान से समझना, JEE 2004 में आया है, ठीक है। क्या बोला था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बोला ये गया कि P इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा और E की पावर माइनस अल्फ़ा टी बाई के थीटा, इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। देखिए हमें ना मतलब अभी किससे होना चाहिए, सॉल्व करने का मेथड क्या है। डायमेंशन अगर आपको आते हैं
तो सॉल्व करने का मेथड अगर आपको पता है तो फिर वो आपसे ईजीली हो जाएगा, है ना। तो ज़रा इसे देखिए, सॉल्व करो फटाफट इसे। क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल, p जो होगा हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा। अच्छा बताइए, ये तो पूरा नंबर माना जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो जो अल्फ़ा बाय बीटा का रेशो है वही तो इसका भी डायमेंशन होना चाहिए ना। इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन। तो पहली बात तो हमको समझ में आई कि अल्फ़ा बाय बीटा का जो डायमेंशन है वो p का डायमेंशन होना जरूरी है। अब वो p को प्रेशर बोले, वो p को कुछ और बोले, पावर बोले, हमें मतलब नहीं, हमें सेम कर देना है। अब मान लो कि यहाँ पर ये प्रेशर दे देता है, ठीक है, हमें मान लो यहाँ पर वो प्रेशर बोल देता है, ठीक है। चलो अगर प्रेशर दिया तो प्रेशर, पावर दिया तो पावर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको प्रेशर मान के करता हूँ तो प्रेशर क्या होता है, ml-1 t-2, ये आपको पता है ना, ठीक है, ये प्रेशर आ जाएगा। अच्छा ये जो ऊपर निकाला ना आंसर, ये भी क्या होगा अपना प्रेशर ही है, वो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अल्फ़ा बाय बीटा का जो डायमेंशन का रेशो होगा वो ये आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नंबर है ना अंदर, ये जो जितना भी लिखा है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू टी अपॉन में के थीटा, तो के तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट है, और थीटा हमारे पास इस तरह से दिया है। तो बेटा थीटा जो है ना, अगर टेम्परेचर का कोफिशिएंट है, देखिए आपको बनाना है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, तो इधर सब कुछ 0 0 0 है, समझ रहे हो क्या, इधर 1 मान लो, नंबर 1 एक नंबर मान लो आप इसका, क्योंकि सभी 0 0 0 है ना, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो आपके पास अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, थीटा बाय टी, इस तरह से आप निकाल दोगे, आसान है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा को यहाँ पर डालेंगे और बीटा आपका बाहर आ जाएगा, ठीक, आसान है बिल्कुल, है ना, यही तरीका आपको आएगा। अब अगर मैं बात करूँ ना आपसे जेई 2019 का, रिसेंटली अभी जो क्वेश्चन आया था आपको, उसका मैं क्वेश्चन देता हूँ, जेई 2019 का क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। उन्होंने इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए थे कि f इजिकल टू अल्फ़ा बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय अल्फ़ा के टी, उन्होंने कुछ इस तरह से बना के दिया था। अब तुम देख सकते हो कि जेई 2004 में आया था, अब जेई 2019 में पूछ लिया गया, सही है। और देखो लगभग सेम ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अंतर नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर भी वही तरीका लगाना है, क्या, अल्फ़ा बीटा का जो डायमेंशन है वही एफ का होना चाहिए, और यहाँ पर से हम बोलेंगे कि जो अल्फ़ा का डायमेंशन है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब के अगर कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वेयर बाय अल्फ़ा टी, जिसमें अल्फ़ा मुझे निकालना है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो 1 कर दिया हमने, तो अल्फ़ा का जो डायमेंशन आएगा वो टी और एल की पावर -2, इस तरह से बन जाएगा, सही है। एक सेकेंड, अल्फ़ा इधर जाएगा तो ये बन जाएगा एल स्क्वेयर टी -1, ये अल्फ़ा बन गया। अब अल्फ़ा अगर ये है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एम एल टी -2 बनना चाहिए। अल्फ़ा मुझे पता है एल स्क्वेयर टी -1 इंटू बीटा इजिकल टू एम एल टी -2। चले अब यहाँ पर देखो ज़रा, t -1 ने एक t को हटा दिया तो यहाँ पर बचेगा t -1, एल स्क्वेयर ने यहाँ पर करा तो l -1 बचा, एक कट हो जाएगा तो l -1 बचेगा, और ये बचेगा m। तो आपका आंसर आया बीटा का ये। तो अल्फ़ा और बीटा आपको निकालने थे, तो आपका अल्फ़ा और बीटा इस तरह से बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आसान था। ये जेई 2019 का क्वेश्चन है दोस्त। एक और बेटा जेई 2019 का एक और क्वेश्चन देखो, जेई 2019 का क्वेश्चन फिर से देखना। इन लोगों ने, ठीक है, मैं एक और यहाँ पर से रिलेट करने वाला हूँ जेई 2019 को, किससे रिलेट करने वाला हूँ, नीट में 2011 और 2012 में भी सेम क्वेश्चन आए थे, जेई 2019 और 2011-12 में नीट में, ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक इसी को जेई 2003 में भी पूछा गया था इसी पैटर्न में। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन 4 बता रहा हूँ मैं अब, 4 क्वेश्चन से, ठीक है, जो कि रिसेंटली में भी पूछा गया है।
तो ध्यान से समझना, आपको डायमेंशन किसका निकालने के लिए बोला है यहाँ पर। x इज इक्वल टू, मैं x मान लेता हूँ उसे, उन्होंने लैंग्वेज भी लिखी होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि 1 में रूट म्यू नोड एप्सिलॉन नोड का डायमेंशन क्या है। एक बार ये पूछा गया, एक बार ये पूछा गया, ये x1 पूछा गया मान लो, x2 एक बार क्या पूछा गया 1 म्यू नोड एप्सिलॉन नोड क्या है, और एक बार x3 पूछा गया क्या कि रूट में एप्सिलॉन नोड बाय म्यू नोड क्या है। बात समझे, इस तरह से क्वेश्चन ये आए हुए हैं। ठीक है, जो 2003 में पूछा था वो ये था, जेई 2003 में ये था। ठीक है, और ये नीट में 2011-12 में पूछा गया है, और 2019 में अभी रिसेंटली में ये पूछा गया था। यह हमें अच्छे से याद है कि 2019 में यही पूछा गया है। ठीक है, और वो भी एक पेपर में नहीं, ऐसा ही एक और पेपर में, मतलब 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनाए गए 2। ठीक है, मतलब ये 2 बार आ गए यहाँ पर, 2 टाइम्स। आप बात समझ रहे हैं क्या कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है। 1 2 3 4 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है सेम इसी पैटर्न पे, ये बात ध्यान रखना। और यहीं से हमसे एक फॉर्मूला ले जाओ और याद रखिए इसे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि C इज इक्वल टू 1 म्यू नोड एप्सिलॉन नोड। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ें याद रहती है ना, तो आपसे ना देखो कितने सारे आप प्रॉब्लम बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको ये याद हो गया, आपको एप्सिलॉन नोड निकालना आता है ना, C आपको पता है, तो आपको म्यू नोड निकालना भी आ गया हो। ठीक है, तो ये आपके लिए अब म्यू नोड निकालने के लिए भी काम करेगा आज के बाद। ठीक है, और यहीं से वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो ध्यान से ज़रा। पहली बात, इसने 2003 में जो पूछा, ये 2011 और 12 में नीट में जो पूछा गया है, 2011 और 12 में, सॉरी, ठीक है, 2011 और 12 में आपसे नीट में जो पूछा गया है उसको देखो ध्यान से। 1/रूट में म्यू नोड एप्सिलॉन नोड पूछा गया, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आंसर आ जाएगा LT-1। क्या होता है LT-1, आंसर खत्म हो गया। 2003 में क्या हुआ, इसने रूट हटा दिया, तो मतलब ये इस C का स्क्वायर हो गया, तो मतलब L2T-2 बन गया। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब ये वाला देखो, एप्सिलॉन नोड अपन म्यू नोड में। ठीक है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप इससे अच्छा काम करो, इसे सोल्व करने से अच्छा आप ये रखो कि ऊपर एप्सिलॉन नोड है ना, और नीचे क्या था, म्यू नोड। तो नीचे एप्सिलॉन नोड का मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नोड से। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नोड डिवाइडेड बाय रूट में म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, और 1 में दिस क्वांटिटी इज LT-1 ना, और इनटू एप्सिलॉन नोड का मल्टीप्लाई करना है, और ये आपको निकालना आता है। आंसर खत्म हो गया। था सही साठ। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये 2019 के भी आपको हमने बता दिए यहाँ पर। ठीक, चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं इसके ऊपर हम क्वेश्चंस, है ना। ये एक्चुअली देखिए, जो अभी आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, ये वैसे इनफ है। इतने क्वेश्चंस में मैंने वैसे मैक्सिमम पैटर्न और सारे क्वेश्चंस को कवर करा है, और ये अभी हमने सिर्फ डायमेंशन चेक करे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब जो पूछा जाएगा, अब जो हम पढ़ाने वाले हैं एक्चुअली वो है कि डायमेंशनली किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या है, टू डिराइव डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे डायमेंशनली, ठीक है, जिसके अंदर 3 वेरिएबल हों। ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन कराते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 IMP, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि इफ़ G, C और H
आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर हम ये फंडामेंटल क्वांटिटी माने तो बताओ अगर ये फंडामेंटल है। अच्छा फंडामेंटल अभी तक क्या हुआ करती थी सर, एम एल टी थीटा टेम्परेचर का है ना, ए ना एम्पेयर के लिए, तो ये सब फंडामेंटल हुआ करते थे अभी तक। बट अब इन लोगों ने क्या करा कि जी सी और एच को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो बताइए, तो इन दिस सिस्टम देन इन दिस सिस्टम आप मास का डायमेंशन बताइए क्या होगा। अब सोचिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपसे देखिए एमएलटी असलियत में फंडामेंटल है, मगर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जीसीएच अगर फंडामेंटल होता तो मास क्या होता। तो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ना आप इन तीनों का डायमेंशन लिख दो। क्या है बेटा, जी का डायमेंशन बोलो, तो जी का डायमेंशन आपको अच्छे से याद हो गया अब तक, तो m-1 L³ T-2 है ना, 2 मिनट में निकल जाएगा अब तो ओरली। एच का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है, जो कि अभी हमने इतनी बार पढ़ लिया है, ml² T-1, ठीक है। और c मतलब स्पीड मतलब LT-1। अब आपको ये काम करना है कि आपको निकालना है मास का डायमेंशन, है ना, मास का डायमेंशन। तो आप एक काम करिए, आप जी सी और एच में आप क्या करिए, जी सी और एच में पावर ले लीजिए अपने हिसाब से। क्या क्या ले लो, आप ले लो XYZ ले लो, ABC ले लो, आपकी इच्छा है वो सब, है ना, A B और C, ये मैंने पावर ले ली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअली हमें ना डिराइव करना है कि मास इन द टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटी किस तरह से होगा। तो अब देखिए ध्यान से, m इजिकल टू दिस लिखा, और अभी हमें ABC निकालना पड़ेंगे, देखना है ना। G का डायमेंशन डालो जरा, क्या है, m-1 L³ T-2। चलिए जल्दी से C का डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा LT-1। फिर H का डालो, ml² T-1, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास ये क्या बनेगा, m की पावर -a। एक काम करें, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से, है ना। देखिए m की पावर -a बनेगा, और यहाँ पर तो कुछ भी मास है ही नहीं, और यहाँ पर है जिसमें +c आ रहा है, तो -a +c लिख दो। चलिए l में देखें, l में क्या बनेगा, l की पावर 3a यहाँ पर बनाएगा, l की पावर b तो 3a + b, यहाँ पर बनेगा l की पावर 2c + 2c आ जाएगा, है ना, पावर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है। अब t की पावर -2a, फिर t की पावर -b और t की पावर -c, ये आपका बन गया इस तरह से। तो देखिए ये आपके पास इस तरह से बन गया पूरा डायमेंशन ये। और लेफ्ट साइड में क्या है, m की पावर 1, बाकी चीज़ नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, l की पावर 0 t की पावर 0, ये बोला जा सकता है कि नहीं, है ना। अब अच्छा अगर सर उधर कुछ और होता तो हम वो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी m था तो l और t 0 होंगे, जाहिर सी बात है। तो अगर अब हम इसे कंपेयर कर लें, l से l को, t से t को और m से m को, तो -a + c मतलब c - a इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से l की वैल्यू जो पावर है वो 0 है, मतलब 3a + b + 2c, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी तरह से हम बोलें -2a - b - c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अब हम इन तीनों को सोल्व कर लें। अब हम तीनों को क्या करें, सोल्व कर लें। कैसे सोल्व करें, देखें सिंपल है। इसको तो पहले आप एक काम करिए, C और A यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप B को एलिमिनेट कर सकते हैं कि इन दो को ऐड करने से, इन दो को अगर आप ऐड कर दें तो -b + b कट जाएंगे आपस में, तो 3a - 2a मतलब a, 2c - c मतलब c, प्लस का आएगा शायद a + c, और इजिकल टू क्या आ जाएगा वहाँ पर, इन दो को ऐड करा तो 0 ही है उधर, तो c + a इजिकल टू 0 मतलब कि a इजिकल टू -c है, तो अब यहाँ पर डाल दो a इजिकल टू -c, तो मतलब ये हो जाएगा कितना, 2c, और जब 2c इजिकल टू 1 तो c इजिकल टू 1/2, और अगर c इजिकल टू 1/2 तो a इजिकल टू -1/2, और अगर a और c निकल गए तो हमें b भी निकल जाएगा, यहाँ पर डाल देना आप, है ना। एक आएगा -1/2 आ गया और एक +1/2 आ गया, है ना।
और अगर आप b निकालेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक, तो अब ABC हमने निकाल लिए, सिंपल। अब आपने इसमें डाल देना आंसर में। तो देखिए हमारे पास जो m इन द टर्म्स ऑफ वो होगा, तो कैसे लिखें, g की पावर a, तो g की पावर a मतलब -1/2, h की पावर c की पावर कितनी है 1/2, और h की पावर कितनी है c मतलब 1/2। तो आपका फॉर्मूला कैसे बना है पता है? फॉर्मूला कैसे बना है इसका? फॉर्मूला बना है हमारे पास रूट में HC/G, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई तुमको? HC/G ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला। आसान है, बिल्कुल आसान है ना ये? ठीक है, चले एक काम करें, इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जल्दी से करके दिखाना है आपको। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, फटाफट करेंगे आप। चलिए, तो क्वेश्चन ये ले रहे हैं हम यहाँ पर कि जैसे अभी हमने बोला कि HCG, आप इसको ले लो, G, H और C, ये वापस से फंडामेंटल है। ठीक है, फंडामेंटल है। और आपको अभी अब हमने मास का डायमेंशन निकाल के दिखाया, तो अब निकाल देना आप हमारे लिए L का डायमेंशन, मतलब लेंथ का डायमेंशन इन द टर्म्स ऑफ GCH, और एक निकाल देना आप टाइम का डायमेंशन। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ GCH। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ। अगर आप L का डायमेंशन निकालेंगे तो ये नीट में 2016 में पूछा गया है, नीट में 2016 में पूछा गया है। और अगर आप टाइम का निकालेंगे तो ये अभी अभी रिसेंटली JEE में 2019 में पूछा गया है। आपको बात समझ में आ रही है? ये 2019 में पूछा गया है, और इसे आप सोल्व कर लेंगे, है ना? आई थिंक आप सोल्व कर लेंगे अब तक। तो नहीं हो तो देखो, अभी हम आपके सामने लिख देते हैं। तरीका तो वही है, वापस से क्या तरीका है देखो, याद रखना GHC, ये जो HGC जो वाला काम है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आप देख रहे होंगे, एक तो हमने करा दिया, 2016 में पूछा जा चुका है, 2019 में फिर से पूछा जा चुका है टाइम के ऊपर, और एक और 2020 में भी पूछा गया है बेटा, 2020 में भी पूछा गया है। कमाल की बात ये है। और वो क्या पूछा था इन लोगों ने? पोटेंशियल का। किसका? V का। तो ये पोटेंशियल का पूछा था इन द टर्म्स ऑफ HCG। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए यार, है ना? नीट और IIT दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना? नीट में 2016 में पूछा है, JEE 2019 में, 2020 में पूछा गया ये, है ना? ये बात ध्यान रखना अब आप। तो अगर आप करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो इसका, अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वो भी हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक आधे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेंथ का निकाल देते हैं, सेम वैसे ही मेथड है यार, है ना? आप L इजकल टू आप क्या बोलेंगे इस बार? G, C और H की पावर, है ना? G, H और C की पावर क्या बोल देंगे? ABC, A, B और C, इस तरह से बोल देंगे। अब यहाँ पर आप सोल्व कर लो, G की वैल्यू डालें, H की वैल्यू डालें, C की वैल्यू डालें, या जैसे हमने पहले रखा था GCH को, और वहाँ पर जो हमने बताया था ना आपको कि जो फाइनली वो बना, वो टर्म बना के, वो जो टर्म बनेगा बड़ा सा बिल्कुल, अभी जैसे अगर हम बनाएं यहाँ पर तो वो शायद ऐसा बनेगा, n की पावर -a+b, l की पावर 3a + 2b + c, और t की पावर -2a -b -c, इस तरह से बन जाएगा। तो अब इसको डायमेंशन करना है L के बराबर, और बाकी क्या हो जाएंगे? m0 और t0। ठीक है, तो अब m की वैल्यू 0 बोल देना, मतलब -a+b 0 हो जाएगा इस बार, है ना? L की पावर 1 है, 3a + 2b + c = 1 है, -2a -b -c = 0 है। एक्चुअली ये 1 है और ये 0, ठीक है। अब इसके सॉल्व करना, a, b और c की वैल्यू निकालना, जो भी वैल्यू आएगी इसमें डाल देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, इसी तरह से टाइम के लिए भी निकाल देना। अभी हमने MLT लिखा है, L रखा था, अब T रखेंगे, तो वो 2019 में पूछा गया है। इसी तरह से पोटेंशियल का पूछा था, आपको समझाया था पोटेंशियल का क्वेश्चन था क्या एक्चुअली में। क्वेश्चन सुन लो आप पहले, क्वेश्चन क्या था? बोला गया था कि V बताना है आपको, पोटेंशियल बताना है आपको, HCG
और ए के टर्म में, ए मतलब करंट, एम्पेयर वाला करंट। ठीक है, तो अब निकालना है हमें ये। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में तो ये बोनस हो गया था, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं करा था आई थिंक, है ना, तो ये बोनस हो गया था। आप ये समझो अभी किस तरह से करना होगा अगर हम करें तो देखो पहले 3 लिया करते थे, अब 4 ले लेंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। पोटेंशियल का जो फॉर्म होता है हमने निकालना सिखाया था, U = Q × V से वोल्टेज का। तो जो V जो वोल्टेज होगा वो एनर्जी बाय Q के बराबर होगा, और एनर्जी होता है mL² - 2 और Q होगा AT। तो आंसर होगा आपके पास mL² - 2 और A × T⁻³ हो जाएगा ये। तो ये आपका डायमेंशन हो गया। तो चलो mL² T-3 और A इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। अब H की पावर A, C की पावर B, G की पावर C, A की पावर D, इस तरह से लिख दो। 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, M की एक बनेगी L के, एक बनेगी T की, एक बनेगी A की। ठीक है, और इन सब में वैल्यू आप डाल देना जिस तरह से यहाँ पर डाली थी अभी आपने, है ना। H C G की वैल्यू डाल के यहाँ पर फाइनली जब कंपेयर करेंगे तो आपके 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल मिलेंगे। उन सबको सोल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आता है ना बेटा, हमने जब सोल्व करा था तो ये H की पावर 0, C की पावर 5 और I की पावर -1 और G की पावर -1 ये आया था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप ये देख लीजिए आंसर है, आप घर पे सॉल्व करना है इसे। ठीक है, J 2020 पे आया हुआ ये। ठीक, चलिए इसी तरह से हम एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, बताओ मास का डायमेंशन इन द टर्म्स ऑफ एफ वी और टी। अगर एफ वी टी फंडामेंटल है तो बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है नीट 2014 में पूछ चुका है, ये नीट 2014 में। चलो जरा करके देखें फटाफट। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, क्या लिखा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। चलिए जल्दी से, m = F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। ठीक है, F क्या होता है, mLT - 2 A, LT - 1 की पावर B, और C क्या है हमारे पास, C हमारे पास क्या होगा, और T की पावर C, ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए जल्दी से बताएं, m की पावर A, L की पावर, इधर तो A बन गया और इधर B बन जाएगा, L की पावर A + B, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो T की पावर यहाँ पर देखें तो -2A - B + C, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास m की पावर 1 है और L की पावर 0 और T की पावर 0 है, ये ध्यान रखना। तो बस अब सिंपल सी बात है, अब A की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1। इसी तरह से A + B कितना हो जाएगा आपके पास, 0, और 2A माइनस का B + C = 0। ठीक है, तो बेटा अगर A 1 है तो B क्या आ जाएगा, देखो A 1 है तो B कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 देखो। और अगर हम C की वैल्यू निकालें तो C की देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा -2 × A, मतलब -2 × 1, तो -2 ये +1 + C = 0। तो ये कितना आ रहा है, C की वैल्यू कितनी आ रही है, = 1। तो हमारे पास A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू तीनों निकल गई। अब डाल दे जा रहा है इसमें, कितना आ रहा है हमारे पास, m = F की पावर A मतलब 1, V की पावर B मतलब -1, और C की पावर T की पावर C मतलब 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये डायमेंशन। ठीक है, ये आपके पास नीट 2014 में पूछा गया था। ठीक, तो बेटा अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी है ना, सारे टाइप के मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं इस वाले टॉपिक पर। अब हम ना जल्दी से लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस। ठीक है, तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, जो कि मैंने पहले से लिख लिया है, आपको इसकी PDF मिल जाएगी अभी। ठीक है, तो
डायमेंशन एनालिसिस में जो अपन ने यूज़ करना अभी चाहा था, सब क्वेश्चन सॉल्व करें, अब उनकी लिमिटेशंस क्या हैं अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा आपको। चले, पहली बात, हम जब भी डायमेंशन एनालिसिस निकालते हैं ना, जितनी बार भी हमने निकाला, जैसे अगर हमने यहाँ पर भी निकाला है, तो बेटा हम ये हमेशा ना किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के साथ आंसर देते हैं। ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है इनके, है ना, एक्चुअली एम जो भी होगा वो इनके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम इजिकल टू लगाते हैं विथ के कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, के कांस्टेंट के साथ हमेशा आंसर आता है। तो पहली बात लिमिटेशन ये है कि हमें डायमेंशन एनालिसिस जो है वो के कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। फॉर एग्जांपल कि अगर हम टाइम पीरियड इन द टर्म्स ऑफ एल और जी पूछे ना आपसे, ये पूछे ना आपसे, तो आप पता है क्या बता पाओगे हमें आप बता पाओगे L/G, और जो बाहर होगा ना उसको आप नहीं बता पाओगे, आप बस ये बता पाओगे L/G कि L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2, ऐसे करके आप बता पाओगे, है ना। मगर आपको पता होगा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है, तो आप ये 2 पाई की वैल्यू नहीं बता पाओगे, इसकी जगह आप कुछ कांस्टेंट रखोगे, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू आप नहीं बता सकते। तो आपकी पहली लिमिटेशन क्या है कि डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, पहला। दूसरा आपके पास कि हम कभी भी जब भी डायमेंशनली डिराइव करते हैं इक्वेशन, तो हम ऐसी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते S = UT + ½ AT उसके। हम ना एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स यूज़ कर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स बता पाएंगे, ये सम वाली टर्म्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, दिस टाइप इक्वेशन कांट डिराइव डायमेंशनली, ध्यान रखना है ना, हम ऐसी इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते, और ना ही डिराइव कर पाएंगे कौन सी, जो हमारे पास साइन वाली टर्म्स में होती है ना, साइन के अंदर एंगल में जो भी होगा हम नहीं डिराइव कर सकते हैं, वो अभी हम आपको आगे बता देंगे। या चलो ले ही लेते हैं, एक तो ये नहीं डिराइव कर सकते, दूसरी बात जैसे मान लो आपको पता हो कभी कि SHM की इक्वेशन क्या होती है, तो SHM की इक्वेशन आपको पता होता फोर्स = kx, ये SHM में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम जब x निकालते हैं ना, x जो होगा एम्पलीट्यूड जो होता है उसका एम्पलीट्यूड, आपको शायद ये पता हो कि जो फोर्स = होता है kx, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ना पता हो तो ठीक है, अभी ऐसे समझ लो। और जो हम x की इक्वेशन पढ़ते हैं ना SHM में x की इक्वेशन तो a sin ω t होती है बेटा, वो क्या होती है आप आगे जाकर पढ़ेंगे 11th वाले बच्चे, x = a sin ω t। तो हम ऐसी इक्वेशन को कभी डिराइव नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि x है मीटर में और a भी है मीटर में, तो अगर हम डिराइव करने गए ना तो हमें x सीधे a के बराबर मिल जाएगा, तो हमारे पास ये वाले टर्म्स मिलेंगी ही नहीं। आप समझ रहे हो बात को, ये वाले टर्म्स हमारे पास मिलेंगी ही नहीं जो साइन के अंदर होती है, तो हम ऐसी इक्वेशन को भी डिराइव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वी कांट डिराइव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, a sin ω t, इस टाइप की इक्वेशन को हम नहीं निकाल सकते। अब ये वाला पॉइंट देखें, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कांट डिराइव फॉर्मूला डायमेंशनली। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा में अगर डिपेंड करती है, वो भी कैसे, जैसे इधर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो जाएगा d, है ना, d मतलब डिस्टेंस। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ना हमारे पास I, M, G और L, ये D, तो ये तीनों, ये चारों के चारों ये M, L और T पे डिपेंड करने वाले हैं, ये चारों M, L और T पे डिपेंड करने वाले हैं, राइट ना। तो अब हम ऐसे फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन मिलेगी 3 और हमें वेरिएबल मिलेंगे 4, क्योंकि I की पावर A, M की पावर B, G की पावर C, D की पावर D, ऐसे करके मिलेंगे। सही है, जिसमें हम MLT के बराबर करेंगे, पता है MLT के बराबर करेंगे, और जब हम बराबर करेंगे ना तो ये भी पूरा MLT में है और वो भी पूरा
e की पावर t की पावर 1 है और m की पावर 0 l की पावर 0 है। तो जब आप कंपेयर करने जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन 3 मिलेगी MLT के लिए और वेरिएबल ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन भी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे जहाँ पर हमारे पास मतलब 3 डायमेंशन 1 2 3 4 जो टर्म्स हैं, 4 जो टर्म्स है वो 3 डायमेंशंस में डिपेंड करती हैं, M L और T में, चारों इसी के अंदर है। तो हम कभी भी इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है यही वाला, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया हमने कि रो वी डी बाई ईटा, ठीक है। इस टाइप के इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, जबकि हम आगे फिजिक्स में पढ़ते जरूर हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम इस टर्म्स को नहीं निकाल सकते। और लास्ट जो 2 हैं हमारे पास पॉइंट वो ये है कि कभी भी हम, जैसे हम इसकी बात करें, हम ये डिराइव नहीं कर सकते ना, तो ऐसे और भी जो चीज़ें हैं देखा जाए तो हम ना तो साइन वाली चीज़ों को डिराइव कर पा रहे हैं, ना ही तो सम वाली चीज़ों को डिराइव कर पा रहे हैं। तो हम ये क्यों नहीं बोल देते हैं कि हम इक्वेशन विथ लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ऑपरेशनल विथ प्लस माइनस, इन टाइप की इक्वेशन को और ऐसा नेगेटिव टाइप की इक्वेशन को हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें मिले तो हम डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, चेक जरूर कर सकते हैं मगर डिराइव नहीं करी जा सकती, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ विच 2 हैव सेम डायमेंशन, 2 ऑफ सेम डायमेंशन, देन देयर फॉर्मूला कांट बी डिराइव बाय थ्योरी ऑफ डायमेंशन। ये कुछ बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक जो है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक का फॉर्मूला आता है d/l² इंटू वी। तो जो d डिस्टेंस है, l जो है वो भी लेंथ है, d भी लेंथ है। तो हम जिसमें सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी आ जाती है ना, तो क्योंकि अब हम डायमेंशनली डिराइव करने जा रहे हैं तो वो टर्म्स कट जाया करती थी, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ों का भी डिराइव कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट कर जाते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं हम, देखो ध्यान से वापस। सेकेंड वाला जो है, थर्ड वाला, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम सम, कांस्टेंट, अंदर, ऐसी चीज़ों को हम डिराइव नहीं कर सकते, तो ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट करते हैं। और लास्ट वाला और थर्ड वाला, ये वाला पॉइंट कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। कि हम ऐसी चीज़ों को डिराइव नहीं कर सकते जिसके अंदर डायमेंशन, जैसे क्वांटिटी इक्वेशन में वेरिएबल ज़्यादा हो जाए और हमें इक्वेशंस कम मिले, तो हमसे डिराइव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका पूरा की पूरा डायमेंशन एनालिसिस का जो मेजर पार्ट आता है, जहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यही था। अच्छा, एक और जो चीज़ है उसको भी ध्यान से समझना। कई बार तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि हमें क्वेश्चंस पता ही नहीं चलता कि क्या है, ठीक है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है उस क्वेश्चन में। आप 11th से लेकर 12th तक में पूरा पढ़ लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है। तो उसमें ध्यान से समझ लेना कि कहीं डायमेंशन एनालिसिस पे तो क्वेश्चन नहीं है ना। वो आपसे कुछ भी करके बोल देते हैं कि भैया आज फोग है, ठंड है, इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर पे आइस जम जाती है, इस तरह से कुछ ना कुछ करके बोल देगा वो। समझना ध्यान से, IIT में क्वेश्चन पूछा गया है ये JEE में, तो ऐसे कुछ भी आंसर उन्होंने डाटा दिया और पूछा कि बताओ वेवलेंथ क्या है। उन्होंने क्या पूछा बेटा, वेवलेंथ क्या है। अब वेवलेंथ का आपको ना जो ऑप्शन थे ना बेटा, तो ऑप्शन, पहली बात तो क्वेश्चन देख के बच्चे डर गए और क्वेश्चन छोड़ के आ गए, जबकि उसने पूछा था वेवलेंथ क्या है। और चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में डायमेंशन सेम हुआ था और आंसर वही था। एक्चुअली वो पूछता इस तरीके से, कभी कभी बात समझ में आ रही है। तो याद रखना, हम कई सारे जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, 4 में से जो कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन डायमेंशनली इनकरेक्ट होते हैं और चौथा वाला डायमेंशनली करेक्ट होता है, तो उसको आंसर आप लगा देते हैं। कई बार ऐसा होगा, आप टेस्ट देंगे कई बार ऐसा निकलेगा, है ना, नीट में होगा, IIT में होगा कई बार, तो डायरेक्टली वो पूछता ही इसीलिए है। आप बात समझ गए ना, इसका यूज़ किस तरह से हो रहा है ना। जो हमने पढ़ाया और डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको करने ही है, जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं आपको उन्हें भी करना है इस तरह से, है ना। डायमेंशनली देखते ही आपने हटा दिया कि ये गलत है, ठीक। चलिए, तो आज का बेटा लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो कि इम्पोर्टेंट है
क्योंकि क्वेश्चंस आजकल उसमें से भी बनने लगे, ठीक है, वो भी अब थोड़ा सा आने लगा है आजकल, ठीक है। चलिए।